नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और नेपाल में भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। 141 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि वैज्ञानिकों ने अभी भी अलर्ट दे रखा है कि 36 घंटे के भीतर बड़ा भूकंप आ सकता है। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में इसका सेंटर रहा और भूकंप से नेपाल में तबाही मची है। नेपाल में ऐसी तबाही कि 141 लोगों की जान को निगल गया है यह भूकंप। भूकंप की जब प्लेटें यानी कि भूकंप में जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं उसके बाद ही यह भूकंप आता है, क्योंकि उन प्लेट्स के टूटने के बाद जो एनर्जी निकलती है और एनर्जी जब बाहर निकलने का रास्ता खोजती है तो धरती की ऊपरी सतहों में हलचल होने लगती है और जो भूकंप का रूप धारण करती है। अगर प्लेट्स के टूटने पर और एनर्जी के बाहर निकलने की प्रक्रिया में जो उसकी तीव्रता है वो अगर 0 से लेकर 1.9 तीव्रता की है तो इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जिसका पता नहीं लगता है। 2 से लेकर 2.9 तक है तो बहुत हल्का सा कंपन होता है जिसको महसूस बहुत कम ही बार किया जाता है। 3 से लेकर 3.9 तक है तो हल्का चक्कर आने जैसा महसूस होता है। 4 से लेकर 4.9 और 5 से लेकर 5.9 तक की अगर तीव्रता के साथ वो एनर्जी बाहर निकलती है या इस तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो घर में रखे हुए फर्नीचर गिर सकते हैं। 6 से लेकर 6.9 तीव्रता की अगर भूकंप आता है तो इमारतें की जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं। 7 से लेकर 7.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो मकान गिर जाते हैं। और अगर 8 से लेकर 8.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो बड़े बड़े पुल तक ध्वस्त हो जाते हैं। और यह तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है यह नेपाल की तस्वीर है। और नेपाल की यह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि नेपाल में किस तीव्रता का भूकंप आया होगा कि जमीन पर खड़े हुए ये मकान जमींदोज हो गए और पता भी नहीं लगा। यानी कि चुटकी भर में धराशाही हो गए मकान। 141 लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में अभी भी यह अलर्ट दे रखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में 36 घंटे के भीतर 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यानी कि इतना ही बड़ा जो मकानों को जमींदोज कर जाएगा। और इसी से तमाम सवाल निकल रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर जुड़े हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। भूकंप पर चर्चा है। सुशील जी जुड़े हुए हैं, राम जी जुड़े हुए हैं और लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। राम भी जुड़ गए हैं और लक्ष्मण भी, तो चर्चा सार्थक होगी। राम जी, पहला सवाल तो यही है कि लगातार अगर कुछ सालों को देखा जाए तो लगातार भूकंप आ रहा है 1 महीना या 2 महीने के अंतराल पर, और तबाही भी उतनी ही है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है और उसके कारण क्या कुछ नजर आ रहे हैं फिलहाल? देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है हम सबको कि हिमालय की तराई का ये क्षेत्र और विशेषकर नेपाल का हिस्सा ये भूकंप के लिए बहुत ही यानी एक यूं समझिए एक्टिव एरिया है। और सदियों से यहाँ भूकंप आते रहे हैं। अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो पिछले 400 साल के अंदर यहाँ 19 बार भूकंप ऐसे बड़े बड़े आए हैं जो 6 तीव्रता से अधिक के थे, 6 रेक्टर से अधिक के थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा भूकंप तो 1505 में आया था जिसकी तीव्रता 8.9 थी। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, उस समय आबादी भी कम थी जी, संसाधन भी कम थे। हाँ। और मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी। ये तो पकड़ में इसलिए आ गया कि यूरोपियन कंट्रीज की उस समय सिस्मोग्राफ जो इक्विपमेंट होता है उसके कंपन वहां तक पहुंच गए थे, इसलिए रिकॉर्ड हो गया। तो अभी अगर देखा जाए तो 100 साल पहले 1833 में एक इसी तरह का भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 8 थी। और 1934 में भी भूकंप आया था
उसके भी तीव्रता 8.1 थी। तो इससे ये पता लगता है कि सदियों से यहाँ भूकंप आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। भूकंप एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे हमारा हृदय धड़कता है, उसी तरह धरती हिलती है, धड़कती है। पर क्यों धड़कती है, उसका वैज्ञानिक कारण बहुत सरल है कि हमारा जो प्रायद्वीप, जो किसी जमाने में जम्बू द्वीप कहा जाता था, आज भी पुराणों में उसका उल्लेख है, ये अंटार्कटिका से टूटकर हम और ऑस्ट्रेलिया दोनों जुड़वा भाई है। ऑस्ट्रेलिया उधर बहता चला गया और हमारा प्रायद्वीप बन गया। ये जम्बू द्वीप जो है एशिया में घुसता चला जा रहा है। इंडियन प्लेट जो यूरेशिया की प्लेट में घुस रही है, एक साल में तकरीबन 5 सेंटीमीटर जा रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुस रही है। घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रही है और सर्वाधिक तनाव जो आता है वो आपके नेपाल की तराई में आता है। रॉजर विल्हम नाम के एक वैज्ञानिक ने नेचर नाम की विख्यात पत्रिका में अपना एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है, जिसके बारे में चेतावनी दी गई है कि 1000 साल में जो मेगा अर्थक्वेक आता है वो नेपाल की तराई में हिमालय के लिए ओवरड्यू हो चुका है। और ये कब आएगा कोई नहीं कह सकता, अभी आ सकता है, हो सकता है कुछ दिनों बाद आए। 2015 में जो भूकंप आया था उसके आफ्टर शॉक जो आए थे 17 दिन तक चले थे। सोचिए आप, अभी जो भूकंप आया है 6.4 रेक्टर का है जी, इसके भी शॉक, आफ्टर शॉक्स आएंगे, गिरेंगे। लेकिन इसमें खराबी क्या है, गड़बड़ कहाँ है? जब हमको मालूम है कि यहाँ पर भूकंप आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे, तो हमने अपने जो मकान बनाए हैं वो भूकंप रोधी क्यों नहीं बनाए? आज भी नेपाल इतना गरीब देश है, देखा जाए तो वहां जो मकानों की संरचना हो रही है वो भूकंप रोधी नहीं है। अगर भूकंप रोधी डिजाइन किया जाता तो इतनी जनहानि नहीं होती। 143 लोग मर गए और पिछली बार जब आया था 2015 में तो हजारों मर गए थे, 12,000 के आसपास का आंकड़ा है। हाँ, उससे हमने कोई शिक्षा नहीं ली। वहां पर इस समय वहां की सरकार को और दुनिया के सब देशों को अगर जनहानि बचाना है तो वहां जितने भी मकान हैं, गांव में है, पहाड़ियों पर हैं, तो उनको सुरक्षित मकान की व्यवस्था करना पड़ेगी। और वहां बच्चों को, बड़ों को, सबको ये ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि अगर भूकंप आता है तो हम कैसे सुरक्षित रहें। फिलहाल तो सबसे आवश्यक ये है कि जैसे आपको याद होगा कि लातूर में हमारे यहाँ भूकंप आया था, उस जमाने में वहां पर काफी लोग मर गए थे, बहुत मर गए थे, लेकिन उसकी तीव्रता बहुत कम थी। पर क्यों मरे थे? इसलिए कि वहां जो मकानों की संरचना थी वो ईंट गारे की बनी हुई थी, छप्पर थी, और यही हालात नेपाल में है। तो जब तक हम जो है, जैसे आज जापान तैयार हो गया है, ऐसे युद्ध स्तर पर पहला काम तो हमको हमारे भारत में पूरे उत्तर प्रदेश के और बिहार के और इधर आपके हिमाचल के और उत्तराखंड के सभी इलाकों में हमको मकानों का ऑडिट करना बहुत जरूरी है। ये मान के चलना चाहिए कि रॉजर विल्हम और पाल तपोनियर की जो भविष्यवाणियां हैं, जो विख्यात वैज्ञानिक हैं, वो अगर मेगा अर्थक्वेक 1000 साल वाला आता है 8 और 9 रेक्टर का, तो उससे आप निश्चित मानिए हमारा ये उत्तर भारत का इलाका, जिस तरह अभी गाजा में खंडर दिख रहे हैं, ऐसे खंडर नजर आएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है इमरजेंसी में हमारी सरकार को और हमारे सभी स्थानीय प्रशासन को जितने भी मकान हैं उन मकानों को, रेलों के पुलों को, पुलियों को, सड़कों को अभी से एनडीआरएफ को ये व्यवस्था करना चाहिए कि अगर 8 दिन बाद इस तरह का भूकंप आ गया तो हम बचाव दल कहां कहां कैसे पहुंचाएंगे, और इन मकानों का ऑडिट करके ये कितने रोधी हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो उनको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है अगर हम इस त्रासदी से बचना चाहते हैं। बिल्कुल सुशील जी, क्योंकि अभी भी ये अलर्ट दे रखा है कि 36 घंटे के भीतर और बड़ा भूकंप आ सकता है जिसकी तीव्रता 7 या उससे ज्यादा हो सकती है। तो अभी ऐसे में नेपाल को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या वो नेपाल के साथ साथ भारत के कुछ हिस्सों पर भी इफेक्ट करेगा? तो हमें देखिए, मैं इस समय काठमांडू में ही हूँ, काठमांडू से ही आपसे बात कर रहा हूँ जी। मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ एम्बेसी में, जो कि भारतीय दूतावास है। तो देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि ऐसा जो आप, चूंकि अभी आदरणीय श्रीवास्तव साहब ने बताया कि बिल्कुल सही बताया कि अब हमें आपको भूकंप के साथ जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप इंसानों ने धरती के साथ
इतना बेरुखा वाला व्यवहार किया है। और यही कारण है कि अगर हम दुनिया भर के भूकंप केंद्रों की अगर बात करें तो लगभग 20,000 भूकंप के झटके पूरे साल दर्ज किए जाते हैं। मतलब रोज कोई ना कोई कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है। और जो आपने शुरुआत में बताई थी कि जो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उससे जो एनर्जी निकलती है, तो ये भूकंप हैं। डराएंगे तो निश्चित ही हमें, लेकिन हमें कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, बात नेपाल की नहीं है, बात उत्तर भारत की नहीं है, बात हिमालयन रीजन की नहीं, बात अफगानिस्तान की नहीं, बात तुर्की की नहीं है, बात दुनिया के और देशों की नहीं जहां इस साल भूकंप आए। बात यह है कि हम इंसानों ने या इंसानी गतिविधियों ने धरती पर बहुत उठापटक मचाई हुई है। और ये अब मानवीय करतूत से भी भूकंप आने लगे हैं। देखिए, एक विज्ञान की थ्योरी बता रही है कि टेक्टोनिक प्लेट में तो हो ही रहा था जो वाइब्रेशन, लेकिन अब आप फ्रीक्वेंसी देखिए ना, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं भूकंप। तो एक पूरा वैज्ञानिकों का एक पूरा ग्रुप इस तरफ भी काम कर रहा है कि एक वैज्ञानिकों की नई पौध तैयार हो रही है जो ऐसे भूकंपों का पता लगा रही है जिन्हें सीस्मिक डिटेक्टिव कहा जा रहा है। ये वैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि ये किसी इलाके में आया भूकंप कुदरती वजह से तो नहीं आया है, इसके पीछे किसी औद्योगिक गतिविधि का हाथ तो नहीं है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं अभी यहाँ से बताऊं आपको, यहाँ के हालात बताऊं। चूंकि ये पूरा शहर काठमांडू बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब यहाँ पर कोई विशेष जमीन तो रही नहीं है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, लोग जनसंख्या बढ़ रही है, लोग मकान ऊंचे बढ़ाते जा रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारी मानवीय गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ड्रिलिंग हो रही है, कहीं पहाड़ को काट के और समतल भूमि बनाई जा रही। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस पे अलग बात चल रही है वैज्ञानिकों के बीच में। तो आज अगर हम दुनिया की और जगह की बात करें, आज धरती के गर्भ से तेल निकालने के लिए कई किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की जा रही है। हर साल 10,000 से ज्यादा तेल के कुएं खोदे जा रहे हैं। ये भी इन तरफ हम क्यों नहीं देख रहे? तुर्की में भूकंप आया, हम सब लोगों ने देखा। तो हर साल ये सब चीजों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो मानवीय गतिविधियां हो रही, क्या इससे तो कहीं हमारा कोई भूकंप का कनेक्शन नहीं। और ये धरती के अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो अगर हम भूकंप के रूप में जो ऊर्जा निकल रही, तो क्या हम इसको सृजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं? क्या कहीं हम इससे ऐसा कुछ कर सकते हैं इसका उपयोग जिससे मानव को भला भी हो सके? तो ये हमें और आपको भविष्य में ही ये पता चल पाएगा। और अभी जैसे मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा और जवाब दूं कि कहा कि क्या प्रिकॉशन रखना है। तो देखिए, जैसे मैं अभी काठमांडू में ही हूँ, तो काठमांडू में इतना ओपन एरिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जहां भी जैसा भी अगर जगह है, तो आप कोशिश करें कि अगर भूकंप के बार बार झटके आ रहे हैं तो बाहर निकल के खुले मैदानों में आ जाएं, या अपने आसपास ऐसी जगह शरण लेने की कोशिश करें। अगर आपके आसपास किनारा है, कोना है मकान का या मेज है, तो उसके अंदर छिप जाएं या गोलाकार अवस्था में अपने शरीर को ऐसे मोड़ लें। या फिर ये भी हो सकता है कि देखिए, भूकंप के दौरान किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आप कहीं से भी आपको लग रहा है, और जब भूकंप आ रहा हो, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का ज्यादा उपयोग ना करें, अपना इलेक्ट्रिक सर्किट से इन सब चीजों से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जो सूचना के साधन है उन पर लगातार देखते रहें, क्योंकि एक तरफ देखिए इन्फोडेमिक का दौर है, लोग तमाम प्रकार की जानकारियां हमें व्हाट्सएप से, इंटरनेट से लोग भेज रहे हैं। लेकिन हमें अब अपने को मजबूत करना है। चूंकि अब जो भी मानवीय गतिविधियां हुई, या उत्तर भारत चूंकि ये पूरी तरह से सेंसिटिव एरिया भी है भूकंप की दृष्टि से, हिमालयन रीजन भी है, तो अब जो भी कारण हो, लेकिन अब भूकंप आना एक सच्चाई होगा। आगे भी ऐसे छोटे या बड़े भूकंप आते रहेंगे और हमें उनके साथ रहना सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आखिर किस तरह की सावधानियां हमें भी बरतनी होंगी, भारत को भी बरतनी होंगी, क्योंकि अलर्ट 36 घंटे का है, और अगर नेपाल में उसका सेंटर रहेगा तो फिर भारत तक तो इफेक्ट करेगा ही। ये पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस विषय पर व्याख्या करी है, और मैं समझता हूं कि ये जो 6 के आसपास के भूकंप हैं, जैसा कि सुशील जी ने कहा या श्री राम ने कहा, इससे ज्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए। और नुकसान हुआ उसका कारण, और एकमात्र कारण यही है कि हमारे भवन कच्चे हैं जी। तो अब भवन जो निर्माण की व्यवस्थाएं हैं और जो मानक हैं, उनको सबको सुधारना होगा, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में तो फिर भी पालना है,
तो ये नियामकों को सोचना होगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बिल्कुल। और दूसरा डूज एंड डोंट्स, जैसा सुशील जी ने बताया, और मैं यहाँ यह भी चिन्हित करना चाहूंगा कि अब सर्दियां आ रही है और सर्दियों में हिमालय में भूकंप की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होती है जी। हमने ये देखा है, जो पिछले 110 वर्ष के आंकड़े उसका विश्लेषण हुआ है और उस विश्लेषण में पाया है कि काफी इजाफा होता है सर्दियों में भूकंप आने का। अब इसके कारण अभी तक बहुत समझ में आए नहीं, लेकिन मोटा मोटी जो कुछ अभी प्रिमिटिव कारण समझ में आए हैं वो ये है कि मॉनसून के दौरान चूंकि पूरा हिमालय पे काफी मात्रा में जल होता है और जल का अपना भार होता है और उसका एक बाइंडिंग भी होता है, तो उसके कारण ये थोड़ा दबाव रहता है प्लेट्स के ऊपर, इसलिए भूकंप कम आते हैं। और जो ही पानी निकल जाता है हिमालय से तो ये भूकंप की मात्रा बढ़ती है। एक अभी बहुत मैं कहूँगा कि कच्ची सी धारणा है। दूसरा, सुशील जी ने एक विषय उठाया था पर्यावरण का, और उसमें जो हमारे हिम क्षेत्र है हिमालय में जी, उनमें भी जलवायु परिवर्तन के कारण आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और उसके कारण न केवल इनकी तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, अभी उसका कोई कंक्लूडिंग शोध नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो उसके परिणाम जो होंगे भूकंप आने के पश्चात के वो बढ़ जाते हैं। चाहे ग्लोफ हो, चाहे नदियों में बाढ़ आने की समस्या हो, उस प्रकार के जो कारण है उनमें वृद्धि हो जाती है। तो अब हमें ये भी एक नीतिगत निर्णय लेने होंगे कि हिमालय क्षेत्र में जो बड़े जलाशय बन रहे हैं उनका क्या किया जाए, और जो ये ग्लोफ बन जाते हैं आजकल उनकी बहुत सटीक मॉनिटरिंग होती है रिमोट सेंसिंग के द्वारा, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि अगर 5 या 6 स्केल का भूकंप आएगा तो वहां पर क्या हानि हो सकती है, ये जायजा हमारे पास होना चाहिए। और फिर उसको जितने भी उसके प्रभावित क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनको बताएं कि आप अब ये सावधानियां बरतें। बिल्कुल। राम जी, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स का यूरेशियन प्लेट में अब एंट्री हो रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। अब एक तो सवाल मेरा यह है कि क्या इसको वैज्ञानिकता के आधार पर रोका भी जा सकता है या इसके ये रोका नहीं जा सकता, सिर्फ इसके परिणामों को कम किया जा सकता है? और दूसरा सवाल मेरा इसी में यह कि अगर 36 घंटे के भीतर अभी एक और भूकंप आएगा तो क्या उसका असर सिर्फ नेपाल के आसपास के इलाकों पर होगा या फिर धरती के या उसके पृथ्वी के सतह के भीतर से निकलता हुआ दूर तक असर जा सकता है? देखिए, धरती के मापदंड में ये तो कहीं निर्धारित नहीं है कि ये नेपाल है, ये हिमाचल है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। निश्चित रूप से अगर नेपाल की तराई में जिस तरह से मैक्सिमम स्पेस आ चुका है, टूट फूट हो रही है, जमीन के नीचे 10 किलोमीटर पर ही हो रही है, तो उसके झटके तो आपके दिल्ली में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे और आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। निश्चित रूप से हम सबको तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने कही थी कि इसको रोका जा सकता है, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। ये आएंगे, इनको रोकने के लिए हमारे पास ना तो इतना विज्ञान है ना इतनी सक्षमता है। हाँ, एक बात अवश्य, अभी विज्ञान के लिए एक रास्ता खुला हुआ है। एक बार इंडोनेशिया में भूकंप आया था जिससे सुनामी आई थी, उस सुनामी में लाखों लोग मर गए थे, लेकिन वहां पर कोई पक्षी नहीं मरा, वहां कोई जानवर नहीं मरा। यानी जानवरों की जो संवेदनशीलता है इस आपातकाल के लिए, प्राकृतिक आपदा के लिए, जलजले के लिए, वो हमारे विज्ञान से कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा आखिर वो क्या है। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे यहाँ पर सिस्मिक नेटवर्क बिल्कुल है, सरकारी फाइलों में है, यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब भी जमीन के नीचे टूट फूट होती है, कंपन आते हैं, प्रेशर और शॉक वेव्स निकलती हैं जिससे कि धरती हिलती है, तो उसके साथ में एक रेडियो एक्टिव गैस रेडॉन निकला करती है। हम क्यों नहीं उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अगर हम भूकंप के संभावित स्थानों पर जगह जगह पर रेडॉन गैस का इजेक्शन पता लगा लें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भूकंप आने वाला है। इस दिशा में ये एस्टेब्लिश्ड साइंस है। एक और मैं जानकारी आपको राणा जी बता दूं, 2015 का जो भूकंप आया था उस समय सैटेलाइट की इमेजेस ने और इस तरह की पुष्टि की थी
कि नेपाल के ऊपर जो आइनोस्फीयर है, यानी वायुमंडल के ऊपर की सतह है, वहां पर फ्लक्चुएशंस हुए थे। वहां जो एक आयोनिक करेंट्स बहती हैं वो तेजी से बहने लगी थी। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने काफी अध्ययन किया। आखिर में नतीजा ये निकला कि धरती के पेट में एक गुठली है। वो गुठली जो होती है वो 3 किलोमीटर की है, सिंगल क्रिस्टल ऑफ आयरन। इसके बाद लावा भरा हुआ है और हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं, जिसमें समुद्र हैं, पहाड़ हैं, आप हैं, हम हैं, बड़े बड़े मकान हैं, वो जो है तेजी के साथ गुठली घूम रही है और विषुवत रेखा का हिस्सा थोड़ा धीरे घूम रहा है। उससे झचकोले होते हैं, जर्क लगते हैं। उन जर्क के कारण वहां पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड में बनती है। तो वैज्ञानिकों का एक सोच भी है कि कभी सूर्य से या ब्रह्मांड से अचानक इस तरह का सोलर स्टॉर्म आए तो क्या धरती की जो नाजुक प्लेट है उनमें हलचल हो सकती है। तो ये शोध का विषय है। इसमें हम अभी भारत में काफी पिछड़ रहे हैं। हमको सबसे पहले तो पूरे हिमालय के क्षेत्र में सिस्मिक नेटवर्क बनाना चाहिए। कैलिफोर्निया डूबने वाला है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वहां सिस्मिक नेटवर्क काम कर रहा है। राणा जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, आपने जिस तरह से कहा कि धरती के अंदर इंसान के द्वारा भी तमाम डिस्टरबेंस दी जा रही हैं, कहीं खुदाई हो रही है तो खोखली हो गई है, उसको कैसे रोका जा सकता है या उसको बिना रोके भी कैसे सावधानियां बरती जा सकती हैं? बिल्कुल, आपने जो बताया कि अभी जैसे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि एक तो वो रीजन है जो कि जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है। मान लीजिए हिमालयन रीजन है, उसकी अपनी टोपोग्राफी है, उस पर तो हमारा जोर नहीं। लेकिन जो हम और आप लोग अपने मानवीय गतिविधियों से जिस भूकंप को लाने के लिए जिम्मेवार हो रहे हैं, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक सीस्मिटी कहते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक सीस्मिसिटी को हम रोक सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सीस्मिसिटी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दुनिया में अलग अलग जगह प्रयोग भी हो रहे हैं। जहां पर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, जहां पर हम मान लीजिए ऑयल और नेचुरल गैस को निकाल रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रयोग हुए हैं जहां पता चला कि जिस एरिया में ड्रिलिंग या ऑयल और नेचुरल गैस के लिए वहां पर उन्होंने खुदाई की और उसके आसपास के एरिया में या कुछ किलोमीटर पर ये आपदाएं देखी गई। तो ऐसे आंकड़ों को जुटाया जाए और उन आंकड़ों से वैज्ञानिक कुछ निष्कर्ष निकालें और कम से कम ऐसा करें कि जो खुदाई के दौरान जो भी, जैसे अभी सर ने बताया कि क्या रेडॉन गैस वहां से निकलती है, तो उसको मीजर किया जाए। क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है राणा जी, अभी हम बताएं, अभी तक कोई पुख्ता ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। देखिए, इतनी विज्ञान ने तरक्की कर ली और कल भूकंप आया, लोगों ने नहीं बता पाया। बिल्कुल, लास्ट कमेंट लक्ष्मण जी, 30 सेकंड, एक बार सावधानियां बता दीजिए कि क्या क्या सावधानियां रखी जा सकती हैं। देखिए, डूज एंड डोंट्स में सबसे प्रमुख तो ये है कि पहला तो जब भूकंप आता है तो जो प्राइमरी वेव है उससे हल्का कंपन महसूस होता है। और अभी जो सरकारी तौर पे हमने भी, जैसे दिल्ली में जो बड़े संयंत्र है वहां पर उसको पहचान करके और तुरंत बिजली वगैरह बंद कर दी जाती है ताकि उनको नुकसान नहीं हो, जिसमें मेट्रो ट्रेन भी सम्मिलित है और ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन भूकंप से बचने के लिए सावधानियां आपको स्वयं भी रखनी होंगी। घर के स्विच को, यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच को बंद करके रखना होगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।